आइए बच्चों बात करें अब सॉल्वेंसी रेशियोज़ की। और ये जो हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज़ होते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को जो है के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इन सॉल्वेंसी रेशियोज़ के अंदर 4 रेशियोज़ हम कैलकुलेट करते हैं। आपका पहला रेशियो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा रेशियो होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा रेशियो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इनमें से जो शुरू के 3 रेशियोज़ हैं, ये तो आपका प्योर रेशियो ही होते हैं, यानी प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस किए जाते हैं। जो लास्ट वाला रेशियो है, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको जो है एक्सप्रेस किया जाता है टाइम्स में। क्लियर बच्चों? आइए अब इनके फॉर्मूलेज देखते हैं। अब ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसका फॉर्मूला बड़ा जो है आसान सा ही है, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि डेट का मतलब यहाँ पे टोटल डेट्स नहीं है, ऑल टाइप ऑफ डेट्स नहीं है, केवल लॉन्ग टर्म डेट्स है, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। और शेयर होल्डर फंड मतलब ओनर्स का पैसा, जिसके अंदर कैपिटल एज वेल एज सारे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस आते हैं। दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, टोटल एसेट्स ऊपर आ जाएंगे, डेट आपका नीचे आ जाएगा, डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटीज। प्रोप्राइटरी रेशियो यानी ओनर्स का रेशियो, क्योंकि प्रोवाइडर यानी ओनर होते हैं और ओनर का पैसा शेयर होल्डर फंड कहलाता है। तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। इन तीनों फॉर्मूले में अगर आप एक खास बात देखें तो तीन ही चीज़ें यूज़ हुई हैं, तीन में से दो चीज़ें हर बार यूज़ हो रही हैं, जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर फंड, फिर अगली बार टोटल एसेट और नॉन करंट लायबिलिटीज़, और शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये बताता है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं वो आपके ओनर्स फंड के कंपैरिजन में कितनी हैं। तो बच्चों वैसे ये रेशियो कम रहे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रपोर्शन ओनर्स फंड का होगा वो अच्छा है फॉर द बिजनेस, और उसके बदले में वो आप फिर फर्दर लोन भी ले सकते हैं। अगर ये रेशियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो आपको फर्दर लायबिलिटी रेज करने में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रेज करने में दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, उसी तरह से टोटल एसेट्स जो है नॉन करंट लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा ही रहनी चाहिए। जितना इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। जितना कम गैप होगा, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं उसकी फंडिंग आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के ज़रिए करी है। और रही बात प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो जितना शेयर होल्डर फंड ज़्यादा रहेगा टोटल एसेट की कंपैरिजन में, अब टोटल एसेट ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका प्रोपोर्शन या परसेंटेज जितनी ज़्यादा हाई रहेगी इन द टोटल एसेट्स, उतना अच्छा है फॉर द बिजनेस। क्लियर बच्चों? अब आ जाते हैं बच्चों चौथे रेशियो पे, जो थोड़ा अलग भी है बाकी रेशियो से। दिस इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज यानी कि इंटरेस्ट कितना कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होगा? आपका नेट प्रॉफिट से। और कौन से नेट प्रॉफिट से? जो कि इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही देने से पहले का प्रॉफिट होगा। क्योंकि बच्चों देखिए, जो भी हम लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज करते हैं, लोन रेज करते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू या टर्म लोन के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू या पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू, इन पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। और ये इंटरेस्ट एक चार्ज की तरह होता है जो देना ही देना होता है, चाहे हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इस रेशियो के जरिए हम ये जान रहे होते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है उस इंटरेस्ट के कंपैरिजन में जो हमें देना है इन लोन्स पे कितना ज़्यादा है, कितना टाइम्स है उसका। ये जितना ज़्यादा टाइम्स होगा उतना ही इंटरेस्ट कवर्ड है, उतना ही इंटरेस्ट पे करने में आसानी रहेगी। जितना ही कम गैप रहेगा उतना ही इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, तो जो भी कंपनीज या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फर्म को लोन देना चाहते हैं या लोन देने जिन्होंने दे रखा है, तो वो इस रेशियो पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रिंसिपल के साथ साथ अपने इंटरेस्ट की भी चिंता होती है। दैट्स वाई। क्लियर बच्चों? तो ये आपके मेन रेशियोज़ हैं। अब मैं जो है नॉन करंट लायबिलिटीज़ को कैसे और निकाला जा सकता है फर्दर, उसके क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, शेयर होल्डर फंड के, टोटल एसेट्स के, और एनपीबीआईटी कैसे आता है, एनपीबीआईटी का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है, वो डिस्कस करूँगा आपसे। ये देखिए बच्चों, टोटल एसेट्स एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस शीट में आप जानते हैं आपकी लायबिलिटी साइड होती है, जिसे कंपनी के केस में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कहा जाता है, और एक एसेट साइड होती है। तो कंपनी की जो लायबिलिटी साइड है उसमें वैसे तो 4 हेडिंग्स होती हैं: शेयर होल्डर फंड,
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। मगर हमें यहाँ पर जिन हेडिंग से मतलब है वो केवल 3 हेडिंग है, बिकॉज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को फर्दर रेशियोज़ के केस में नहीं पूछा जाता, नहीं गिवन होती हैं वो, दैट्स वाई। तो लाइबिलिटी साइड की अगर आप तीनों हेडिंग्स आपको दे रखी है, उनकी वैल्यूज़ दे रखी है, मनी वैल्यूज़, तो उनको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एसेट्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा आपको मैंने बताया भी रखा है, या अभी बताने में आपको जा रहा हूँ कि शोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी आप जोड़ दीजिए तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो यानी इन दोनों की जगह अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देंगे और करंट लायबिलिटी ऐड कर देंगे तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ और बता दूं बच्चों, ये नीचे की दोनों चीज़ें जोड़ दोगे तो ये टोटल डेट्स बन जाता है, यानी शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट्स ऐड करोगे तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट्स जोड़ दिया तो भी टोटल एसेट आ गया। और एसेट साइड में तो सिंपली है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों जोड़ दीजिए, टोटल एसेट आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल एसेट आप 4 तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली तो 2 ही फॉर्मूले हैं, ये और ये लास्ट। ठीक है, नॉट ये वाला, हाँ यही वाला बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि सेकंड डिराइव्ड है, इन दोनों की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया, थर्ड भी डिराइव्ड है, इन दोनों की जगह टोटल डेट्स ले लिया। क्लियर बच्चों। अब आ जाइए नॉन करंट लायबिलिटी कैसे कैसे निकाल सकते हैं। जो हमने भी समझा उसी की हेल्प से देखिए, टोटल डेट्स नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला के बना है। तो टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी हटाएंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को मिला के बना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड हटा देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। और मैंने बताया था लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग्स होती हैं, 3 में से अगर ये 2 हेडिंग हटा देंगे तीसरी हेडिंग आ जाएगी, और तीसरी हेडिंग जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी ही होगी। अब ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में एक हेड की तरह होता है, जिसके अंदर ये 4 सब हेड्स आते हैं, जिन्हें हम इन शॉर्ट एल डॉल के नाम से याद रखते हैं बच्चों। एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं, टर्म लोन्स वगैरह आते हैं। दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये नॉन इवेलेटिव है तो इसके बारे में वो ज़्यादा देंगे नहीं, ना ही वो पूछा जाएगा। आपको अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कम मिलेगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको दिए जा सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स होते हैं, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट्स होते हैं, एंड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी वगैरह होता है। तो ये सब इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ बच्चों इस तरह से आपकी निकल जाती है। ठीक है बच्चों। बात कर लें शेयर होल्डर फंड्स की, तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आपका क्या जो है उसको निकालने के लिए फिर से मैंने वही यूज़ किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इसको और इसको मिला के बनता है, दैट्स वाई। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स हटा दीजिए तो भी कैप वो आ जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि लायबिलिटी साइड में वैसे तो 3 हेडिंग्स होती हैं, 3 में से 2 को मिला के तो टोटल डेट्स ही होता है, और तीसरी शेयर होल्डर फंड होती है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल डेट हटा दूंगा तो भी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और ये चीज़ मैंने यहाँ समझा भी रखी है। टोटल एसेट्स यानी कि टोटल जो लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट है, उसमें 3 हेडिंग्स होती हैं, 3 में से 2 तो यही 2 थी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो तीसरी हेडिंग शेयर होल्डर फंड आ ही जाएगी। और एज ए हेड जब हम शेयर होल्डर की बात करें एज ए हेड ऑफ बैलेंस शीट, तो उसके अंदर 3 सब हेड्स आते हैं, जिसको SRM के नाम से आप याद रखते हैं। एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट्स। तो इस तरह से ये 3 हेडिंग्स सब हेडिंग्स जो हैं इसके अंदर आया करती हैं। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनकी पेड अप वैल्यू, इनकी सब्सक्राइब वैल्यू आया करती है। और रिजर्व सरप्लस के अंदर जो है आपका सारे रिजर्व्स वगैरह आते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब। जो तीसरी हेडिंग है वो नॉन इवेलेटिव है, मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट्स, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें दे रखी होंगी, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ बच्चों कि जो सरप्लस है इसका जो बैलेंस होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको प्लस करिएगा, और नेगेटिव बैलेंस है तो उसको माइनस करिएगा वाइल कैलकुलेटिंग रिजर्व सरप्लस। ठीक है बच्चों, या वाइल कैलकुलेटिंग शेयर होल्डर फंड। बाकी तो ये मैंने दोबारा जैसे आपको बता दिया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जोड़ के टोटल डेट्स आता है, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर फंड जोड़ देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो दोनों का इंग्रेडिएंट है, टोटल डेट्स का भी और कैपिटल एम्प्लॉयड का भी। जो मैंने यूज़ करा था
इसको नॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्मूले के लिए भी यूज़ किया था, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको यूज़ किया था कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चों, एक बार ये बैलेंस शीट देख लीजिए बच्चों। ये टोटल 5 हेडिंग्स हैं जो आपको देखनी है और जिनसे बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती है, लेकिन अगर आप इसको जो है, मैंने समझाने के लिए इनको आमने सामने रख दिया है। तो लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग्स हैं आपकी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और एसेट साइड में आपकी 2 हेडिंग्स हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। इन दोनों को जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल डेट्स आ जाता है। तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल एसेट्स आ ही गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप जानते हैं, जैसे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ है ना बच्चों। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और इसे माइनस करेंगे तो भी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि शेयर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स। और शेयर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी तो आप जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो ये 5 चीज़ें आपके बहुत सारे फॉर्मूले बना देती हैं और जो आपको शुरू के एटलीस्ट जो आपके सॉल्वेंसी रेशियोज़ हैं उनमें बहुत हेल्प करते हैं, अगर आप इन 5 नाम को ढंग से समझते हैं और उनके वेरियस कनेक्शन समझते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। तो टोटल एसेट्स तो देखिए ऐसे आ गया, ऐसे भी आ गया, और इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं इसको, या फिर इन दोनों को जोड़ के टोटल डेट्स आता है तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स भी कह सकते हैं उसको आप। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन दोनों को कैपिटल जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के टोटल डेट्स कहते हैं, तो टोटल डेट्स में से अगर इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा, इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों, वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये और ये इनके डिफरेंस से वर्किंग कैपिटल आती है सी ए माइनस सी एल। लेकिन वर्किंग कैपिटल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसे माइनस कर दें तो भी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। और इन दोनों को जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दोगे तो भी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने में काम आता है। तो देखिए बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब होता है वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों से पहले का होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों होना चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉफिट अगर आफ्टर टैक्स हो तो आफ्टर इंटरेस्ट होगा ही होगा। इसे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आप कह सकते हैं। उसमें टैक्स प्लस करिए, इंटरेस्ट प्लस करिए, आप पहुंच गए यहाँ पर। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो उसका मतलब होता है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स में तो आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स दोनों होता है, बिफोर टैक्स में लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट तो होता है मगर बिफोर टैक्स होता है। तो यानी दोनों केस में आफ्टर इंटरेस्ट तो है ही है, इसलिए इंटरेस्ट जरूर प्लस करेंगे यहाँ भी, मगर बिफोर टैक्स है इसलिए टैक्स प्लस नहीं करेंगे। आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट और टैक्स दोनों प्लस होंगे, बिफोर टैक्स में केवल इंटरेस्ट प्लस होगा। आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंच जाएंगे। अब टैक्स अगर आपको दे रखा है रुपीज़ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रुपीज़ में नहीं दे रखा, परसेंटेज में दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। टैक्स नॉर्मली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकाला जाता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू रेट ऑफ टैक्स अपॉन 100 कर दीजिए। अपॉन 100 तो करेंगे क्योंकि रेट 100% में होता है, दैट्स वाई। लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इंटू रेट तो करिए, लेकिन नीचे 100 माइनस रेट कर देंगे। यानी अगर वो रेट 20% है तो नीचे 80 आ जाएगा, 130 है तो ये रेट, तो ये 70 आ जाएगा, 40 है तो ये 60 आ जाएगा। जो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तरीका और भी होता है बच्चों, जहाँ पर हम टैक्स निकाले बिना डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इंटू 100 कर दीजिए, नीचे 100 माइनस रेट ही रखिए। इससे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट आ जाएगा विदाउट कैलकुलेटिंग टैक्स। ठीक है बच्चों, फिर आपको उसमें सिर्फ इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। लेकिन आप टैक्स को रुपीज़ में निकाल रहे हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट और टैक्स दोनों प्लस करने पड़ेंगे। लेकिन आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट निकाल लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा टू रीच नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और रही बात इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, तो इंटरेस्ट तो होगी लॉन्ग टर्म डेट्स पे निकालना है। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे डिवेंचर या लोन्स ही हुआ करते हैं। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवेंचर या लोन्स की मनी वैल्यू से या उनकी पेड अप वैल्यू से, डिवेंचर्स की या लोन के जो टोटल वैल्यू है प्रिंसिपल, उससे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये रेशियोज़ मैंने कंप्लीट कर दिए बच्चों। सॉल्वेंसी रेशियोज़ आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं।
मेनली क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके इन रेशियोज़ के बारे में। एंड आई होप आप लोगों को बच्चों ये जो वीडियो है पसंद आएगा, एंड आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करने में आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी बच्चों। एंड मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ बच्चों कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और जो है दूसरे जानकारों के साथ। और दूसरी बात बच्चों कि अब अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके जो भी टर्म 1 एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं उससे जुड़े हुए बहुत वीडियोस और भी डालूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एग्ज़ाम्स। और मैं कुछ टाइम में बच्चों बोर्ड के सैम्पल पेपर जो CBSE ने इशू किया है उसका भी सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। एंड अपने भी कुछ और भी जो दूसरे कंपनीज़ के पब्लिशर्स के या ऑथर्स के जो आए हुए हैं सैम्पल पेपर्स, जैसे कि वो सवाल के हो गए, TS ग्रेवाल का ही जो एटो अकाउंटेंसी आता है उसके, ठीक है बच्चों, ऐसे अरिहंत के या कोई भी जितने भी हैं आपके एग्ज़ाम आइडिया सबके सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा और इसको अपलोड करके डालूँगा ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए इन सॉल्विंग द पेपर्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि आप जानते हैं पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो उनको करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड आई होप बच्चों आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, फर्स्ट टाइम आए हैं, और अपने और भी जानकारों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू बच्चों।